हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 उसके पहले 3 पार्ट्स दैट इज ए बी एंड सी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर उसका जो आखिरी पार्ट है दैट इज पार्ट डी उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज इसी एक वीडियो के अंदर मैंने सारा जो चैप्टर है आपका डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ इसको एंड तक जरूर देखना एंड तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपके उसमें क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर और उनके स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जानने से पहले हम उस पर्सन के बारे में जानते हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। नाम है सवांते अरहेनियस। 1896 के अंदर उन्होंने एक इफेक्ट को स्टडी किया जिसका नाम था ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्लुएंस करती है हमारे क्लाइमेट को। क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑफ कोर्स आपके बुक के अंदर इटैलिक्स में ये सब कुछ दिया हुआ है कि क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बट इतनी बड़ी चीज को समझने के लिए या इतनी बड़ी चीज को अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, इंफ्रारेड बोला हुआ है, लॉन्ग वेवलेंथ बोली हुई है, ऐसे सारी बातें समझने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है। पहले आप वो सारा प्रोसीजर समझ लो, उसके बाद मैं दोबारा आपको इस डेफिनेशन पे लेके आऊंगा और फिर आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो चलिए पहले हम वही स्टडी करते हैं। हमने बेटा अब स्टडी करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पर दो लाइंस यहाँ पे बना दी हैं। ये जो पहली लाइन है बेटा, ये आइनोस्फियर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये जो दूसरा सरफेस आप यहाँ पे देख रहे हो, दूसरी लाइन जो आप देख रहे हो, ये मेरे बेसिकली अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होती है? होता ये है कि बेटा मेरे पास सन के ये सन है, इन सन से निकलता है बेटा सोलर की रेडिएशन। सोलर रेडिएशन। अब सोलर रेडिएशन में क्या क्या होता है? सोलर रेडिएशन में होता है बेटा गामा, एक्सरे, यूवी, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद आता है हमारे पास रेडियो वेव एंड उसके बाद माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा आपके सोलर रेडिएशन, मतलब इसके अंदर ये सब पाई जाती हैं। तो जैसे ये सोलर रेडिएशन बेटा एंटर करती है ना, ये जो गामा, एक्सवी और यूवी है ना, ये तो एब्जॉर्ब हो जाती है। कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओजोन लेयर बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करता है इन तीनों हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके। उसके बाद क्या होता है, हमारा ये जो यहाँ पे जो सरफेस आप आइनोस्फीयर आपको दिख रहा है, ये आइनोस्फीयर सिर्फ दो तरह के वेव्स को अंदर एंटर होने देता है। एक तो हो गया बेटा विजिबल, ठीक है, विजिबल लाइट। दूसरा इंफ्रारेड के भी ना दो पार्ट्स हैं, एक है शॉर्ट वेवलेंथ वाला और एक है लॉन्ग वेवलेंथ वाला। मतलब इंफ्रारेड जो रेंज है ना, इंफ्रारेड की रेंज, उसमें से जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड्स हैं उसको आइनोस्फीयर आने देता है अंदर की तरफ, और जो बाकी है उसको नहीं आने देगा। तो बाकियों का क्या होगा? मतलब इंफ्रारेड के लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, आइनोस्फीयर क्या करता है, जैसे वो आता है ना उसको टकरा के वापस भेज देता है। और कहां कहां से रिफ्लेक्ट होता है? एक तो आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर देता है, दूसरा जो पोलर कैप्स हैं, आइस आइस पोलर कैप्स होती है ना, इनसे भी टकरा के यही वेव्स आपकी वापस चली जाती है। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि एंटर तो इतना सब कुछ होता है, उसमें से पहले तीन जो है वो ओजोन लेयर ने एब्जॉर्ब करके खत्म कर दिया, वो आने नहीं देगा। उसके बाद विजिबल और इंफ्रारेड के जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला है ना, ये अंदर आने देगा, इसको आने देता है, भाई तू आ जा। इसके अलावा क्या होगा कि ये जो आपका लॉन्ग वेवलेंथ वाला है, ठीक है, और रेडियो, माइक्रो, ये जो होती है ना वेव्स, ये जो आइनोस्फीयर है ये रिफ्लेक्ट कर देता है, या आइस पोलर कैप्स है ना, ये उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। अब बच गए मेरे पास विजिबल एंड इंफ्रारेड ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। जैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, तो जो अर्थ का सरफेस है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो सी है
वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इससे अर्थ का सरफेस और जो सी है वो दोनों हीट अप हो जाते हैं, मतलब गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। और कोई भी हॉट बॉडी होती है ना बेटा, वो अपने में से जो वेव निकालती है वो इंफ्रारेड ही होती है, बट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। मैं भी सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि शॉर्ट वेवलेंथ वाला एटमॉस्फेयर ने क्या किया, आजा कोई बात नहीं, वो शॉर्ट वेवलेंथ अर्थ के सरफेस ने और सी वाटर ने क्या कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। उनसे उनका टेम्परेचर राइज हुआ। टेम्परेचर राइज होने के बाद जैसे वो गर्म हो गए तो अपने में से रेडिएशन निकालने लग जाते हैं, वो है इंफ्रारेड के हायर वेवलेंथ वाले, मतलब जो लॉन्ग वेवलेंथ वाले होते हैं ना, उनको रेडिएट आउट करते हैं। तो अगर ये आइनोस्फीयर या ये जो क्लाउड्स हैं पहले इंफ्रारेड के लॉन्गर वेवलेंथ को रोक दिया था, तो अगर वो अंदर नहीं आ सकते तो फिर अंदर से वो बाहर भी नहीं जा सकते। तो जिस टाइम वो वापस जाने की कोशिश करते हैं तो ये क्लाउड्स ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। कोई ऊपर से टकरा के वापस आ गए तो वो क्या करते हैं, वो अंदर अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाता है, हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि इन रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे एब्जॉर्ब करते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर राइज करता है, और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरह के इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूं बेटा दोबारा अपने डेफिनेशन की तरफ। इफ यू रिमेंबर, जो मैंने सब कुछ पढ़ाया है आपको, तो अब आपको ये जो इतनी बड़ी बातें लिखी हुई हैं ये सेंस में आएंगी कि अच्छा ये इसका मतलब क्या है। कहता है इज द प्रोसेस ऑफ द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस and its lower atmosphere by absorption of infrared radiation of long wavelength emitted out from the surface of the earth by the greenhouse gases which include carbon dioxide, methane, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFCs भी बोलते हैं, एक्सेट्रा। सो आई होप आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस प्रोसेस को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या क्या है, अर्थ का सरफेस या सी रेडिएट करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, और वो एब्जॉर्ब होती हैं। कौन करता है एब्जॉर्ब? ग्रीन हाउस गैसेस, नाम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया गया है। तो अगर आपको ये बात क्लियर होगी तो हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। सो हमने ये देखा वो गैसेस जो बेसिकली एब्जॉर्ब करती हैं इन लॉन्गर वेवलेंथ को, इन्हीं को हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम देते हैं। आई होप ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, राइट? इसके अलावा कौन कौन सी वो गैसेस थी? हमने नाम दिया कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेसिकली ये जो आप यहां देख रहे हो इन्हीं को बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, और इन्हीं का मेजर रोल होता है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। सो इन्हीं गैसेस की वजह से, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। और इसी वजह से हमारी जो धरती है, मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस है, उसका टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 15.5 डिग्री सेल्सियस या 60 फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है? समझने वाली बात क्या है, आपको ये बात क्लियर हो गई? सो रेडिएशन हुई, एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ, और वो टेम्परेचर कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही साथ हमारे अर्थ का सरफेस कितना है, 15.5 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल मन में ये आता है कि सर अगर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को अगर इतना अच्छा मेंटेन करता है तो इतनी प्रॉब्लम वाली बात क्या है? मतलब अगर उसका एक्सेस हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेटा, फर्क पड़ेगा, और उसी फर्क को जानने के लिए आप इसको देखिए। बात यह है कि हमारा ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का सरफेस वो है 15.5 डिग्री सेल्सियस, जिसको 60 फ़ारेनहाइट भी हम कहते हैं। अगर किसी वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस ना होती, अगर वो गैस को एब्जॉर्ब, मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर मेंटेन ना करता,
तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होके पता कितना हो जाता है, लगभग -18 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच के देखो, जहां हम रहते हैं उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है लगभग, अगर 35 टेम्परेचर में रहना कितना स्प्रिंग सीजन टाइप होता है, राइट। -18 डिग्री सेल्सियस है ना, अभी भी देखो ठंड का मौसम है और इस टाइम भी टेम्परेचर कितना डाउन है। अब आप सोच लो उससे भी ज्यादा डाउन होना, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाना। तो अर्थ का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर कोई मन में आता है सर अगर फ्रिज का अच्छा बेटर बढ़ा दो, बढ़ाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हमारे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई तो 15.5 डिग्री सेल्सियस से वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा, और राइज करने से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आगे जाके स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाने ही वाला हूँ। सो ना ये कम होनी चाहिए ना ये ज्यादा होनी चाहिए, एक इसका एक बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी आज की जो प्रेजेंट रियलिटी है थोड़ा उसके बारे में समझाता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस 1900 पर डेकेड का मतलब होता है हर 10 साल में जो टेम्परेचर में चेंज आता था वो सिर्फ 0.74 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी प्लस माइनस, मतलब कभी कभी प्लस 0.18 या माइनस कर दो 0.18, उतने रेंज के अंदर इसके टेम्परेचर में चेंज आता था, ठीक है, जो फिर भी ठीक था। लेकिन 1917 के बाद से हर 10 साल के बाद लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस का जो है वो चेंज आता रहता है टेम्परेचर में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड ये है कि 2100 तक हमारे जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो बढ़कर एग्जैक्टली 64 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अगर इसी रेट से चलता रहा तो। सो कहने वाली बात ये है, और हाँ ये एक्सपेक्टेशन क्यों है, और रीजन यही है कि जिस तरीके से हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता जा रहा है, ठीक है। तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। देखिए आप भी जानते हैं कि इन सब का जो मेन जिम्मेवार है वो हम ह्यूमंस ही हैं, बाय नेचर ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ह्यूमंस ने एग्जैक्टली क्या किया है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट हो रही हैं, कौन कौन सी वो एक्टिविटीज हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उसको भी समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं, आप देख सकते हो कितना ज्यादा धुआं एमिट होता है, और जो धुआं है उसी के अंदर ये सब ये वही गैसेस है बेटा जो रिस्पॉन्सिबल हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा पॉपुलेशन। एक आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा, हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन होता है, जो एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ब्रिंग्स एमिट नियरली 32 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ईच ईयर। तो हम मतलब हमारे से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उससे भी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आपका हो रहा है। इसके बाद द थर्ड वन वो है द इम्बैलेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। देखिए सिंपल सी बात ये है, आप भी जानते हैं बेटा कि डिफोरेस्टेशन होने की वजह से, प्लांट्स कटने की वजह से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। उसी इम्बैलेंस की वजह से भी हमारा ये जो ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल इफेक्ट है वो टेक प्लेस कर रहा है। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली है क्या। इफेक्ट के ग्रीन हाउस इफेक्ट तो समझ लिया ना क्या चीज है वो प्रोसेस को, बस अभी हम इसी के बारे में आ जाते हैं। तो बेटा बात सिर्फ इतनी है, द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस in the atmosphere enhances the greenhouse effect and this cause that is global warming। सिंपल सी बात है, हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट टेक प्लेस कर रहा है, और उतना ही हमारा जो ग्लोबल है वो उसका जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सो डेफिनेशन की अगर देखें तो डेफिनेशन में लिखा है द ग्लोबल वार्मिंग मींस द इंक्रीज इन द एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर near the earth surface due to an increase in the amount of greenhouse gases in its atmosphere। तो प्लीज बातों को ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग दो डिफरेंट चीजें हैं।
इफेक्ट के अंदर वो पूरा प्रोसेस है जो मैंने बताया था। इसके अंदर है कि एक ऐसा मतलब इसको हमने नाम दिया है कि जैसे जैसे आपका ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, और उससे हमारे जो धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। धरती के टेम्परेचर को बेसिकली इंक्रीजिंग टेम्परेचर को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया, ग्लोबल की वार्मिंग, राइट। सो दोनों का डिफरेंस समझना, वो प्रोसेस होता है, ठीक है, और उसका इफेक्ट है, इफेक्ट कह सकते हो आप, ये ग्लोबल वार्मिंग है आपका। अच्छा, इसके बाद बेटा कोज क्या है, किस वजह से ऐसा होता है, वाकई मैंने आपको बहुत डिटेलिंग मैंने आगे आगे बतानी है, बाकी आप देखते रहिए साथ साथ। अब यहाँ पे आप भी अच्छी तरह समझ चुके हो बेटा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं इन सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सो सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज हो चुकी है 25% ड्यू टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्यों? आप भी जानते हैं बेटा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही कम यूज होता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हम ज्यादातर यूज करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, और उससे निकलने वाले गैसेस और क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस तो है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारी जो राइट्स की कल्टीवेशन है, नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन है, बर्निंग ऑफ बायोगैस, इन सब से बनता है मीथेन, और उससे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर हमारे पास आता है द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहा जाता है कि हर साल 5% के हिसाब से लगातार हमारा जो CFCS, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हम कहते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ ग्लोबल गैस या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का ऑन द लाइफ ऑफ अर्थ। भाई बहुत बड़ा इंपैक्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सीजन के ऊपर। हो ये रहा है कि इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट में चेंजेस है ना, उसमें भी वेरिएशन आनी शुरू हो गई है। इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आप भी जानते हो कि पहले सर्दियों के जो सर्दी होती थी ना आपकी, विंटर सीजन जो आता था आपका, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता था। लगभग नवंबर या सितंबर के बाद से धीरे धीरे ठंड ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाता था। आप भी जानते हो कि इसी साल से भी अगर आप देखेंगे तो भी दिसंबर तक गर्मी ही थी, उसके बाद एंड में आते आते सर्दी पड़नी शुरू हुई, और अब सर्दी उल्टे स्टार्ट हुई है। तो एक तरह से शिफ्ट आ रहा है आपके पूरे क्लाइमेट के अंदर, राइट। तो ये एक होना। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो प्रॉपर इकोलॉजी है वो उसमें मतलब चेंज आ जाना। और दूसरा, अगर हमारे हीट स्ट्रोक्स की वजह से काफी लोगों की जो डेथ हो जाती है वो भी इसी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहते नहीं कि फूलों का ना ब्लॉसम करने का मतलब खिलने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता था, उस टाइम में भी हमारा शिफ्ट आ चुका है। जो जो हमारे जो आसपास का क्लाइमेट होता है ना, उसके आसपास के जो प्लांट्स हैं, उनके जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, उनके नर्चर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनमें अगर चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट करेगा हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, जो भी हमारे आसपास उस पर्टिकुलर रीजनल एरिया के अंदर हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पैक्ट डल रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन क्या है। देखिए सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, इसमें बहुत बहुत सारे पॉइंट्स है तो एक एक करके आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो देखो ये लिखा है कि डिसलोकेशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल स्पीसीज। देखिए एक आपको बात बताता हूँ, ये एक आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हो, उसमें लिखा हुआ है। कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2050, अब आप जानते हो कि इस टाइम 2020 हमारा 2022 चल रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो 2050 तक 30% ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल स्पीसीज जो है वो विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसी तरह चलता रहा तो 2100 तक लगभग 70% ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज वो भी डिसअपियर हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इंपैक्ट है। अब बोलेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है, भाई फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस प्लांट्स एंड दिस स्पीशीज। अगर यही विलुप्त हो गए तो समझ लो कि हमारे विलुप्त होने का टाइम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग में इन गैसेस को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं। सो होगा क्या? ऑफ कोर्स ये हमारे इकोसिस्टम को डिसरप्ट करेगा, खराब करेगा हमारे इकोसिस्टम को। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो इक्वेटर है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा? जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने माइग्रेट करेंगे। कहाँ माइग्रेट करेंगे? इक्वेटर से हाई ऑल्टीट्यूड्स की तरफ। क्यों? उनको कोल्डर रीजन नहीं चाहिए। तो वो माइग्रेशन जो होगी वो इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगी, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ओशियन। अच्छा, ये बात भी बहुत बढ़िया है। हमारा जो ओशियन है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। जब वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा तो वो एसिडिफाइड हो जाएगा। अगर वो एसिडिफाइड हो गया तो उसके अंदर रहने वाले जो मेरीन स्पीशीज हैं उनके इफेक्ट पड़ेगा। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हमने इसको कंट्रोल में नहीं किया तो। ये तो अभी एक ही पॉइंट है, अभी तो बहुत पे है, अब देखी जाओ स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, हमारे ओशन के अंदर जो उसकी मतलब उसका गर्म हो जाना। देखिए सिंपल सी बात है, मरीन लाइफ जो है ना, मरीन स्पीशीज जो है उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही गर्म तापमान में रहना पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी ओशन का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें रहने वाले जितने भी स्पीशीज थे, है ना, मरीन लाइफ के, वो सारे के सारे शिफ्ट करेंगे, माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह के अंदर, और उसकी जगह पे वो आएंगे जो गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं। तो आप देख रहे हो देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज, कि एक एकदम से खत्म होना शुरू हो जाएगा और एक बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो एक इम्बैलेंस आ जाएगा हमारे उसके अंदर, मरीन लाइफ के अंदर। सो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द टेम्परेचर ऑफ द ओशन विल इंक्रीज ड्यू टू विच द मेनी स्पीशीज इन द ओशन विल आइदर डाई और दे विल डिसअपियर। और उनकी जगह कौन ले लेंगे? उनकी जगह ले लेंगे बेटा आपके वो स्पीशीज जो इस गर्म पानी के अंदर रहना चाहते हैं। तो इतना ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा और एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। देखो आपने देखा होगा कोई कोई स्पीशीज कहीं पे ही दिखाई देती है, हर जगह पे नहीं होती, राइट? लेकिन अगर वो एक जगह से जो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे तो देयर इज एन इम्बैलेंस ओवर देयर। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, एक तरह से मतलब खराब ही हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं। फिर मेरे पास आता है बेटा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ये बहुत बड़ा मतलब खतरा है बेसिकली। देखिए अगर आप जाने, आपने सुना होगा इसके बारे में कि साइबेरिया के अंदर जो टुंड्रा रीजन है ना बेटा, जो फ्रोजन टुंड्रा है वो बेसिकली मेल्ट होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रीनलैंड है उसमें एक साल के अंदर कम से कम 32 ग्लेशियर के अर्थक्वेक्स आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आर्टिक जो स्नो है, स्नो से कवर्ड है ना बेटा, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और कहा गया है कि सितंबर 2037 तक वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, अगर जिस तरह से ये पिघल रहा है आपका। इसके अलावा द ग्लोबल एवरेज सी लेवल, आपको पता कि अगर एक बार ये जो स्नो आप यहाँ देख रहे हो ये पिघल जाएगा ना, तो हर ईयर, वैसे भी इनके पिघलने की वजह से हर ईयर 3.1 mm जो पानी है वो धीरे धीरे रेज होता रहता है। अब आप कहेंगे सर 3.1 mm कुछ नहीं होता भाई, ये हर साल की बात हो रही है, 10 सालों के अंदर कितना हो जाएगा। उनका ऐसा लेवल आ जाएगा कि जो कोस्टल एरिया में जितने परसेंट रह रहे हैं ना, वो सारे के सारे डूब जाएंगे इनके इफेक्ट की वजह से। तो इसलिए ये बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व्ड है किसी भी ओशन के अंदर उसकी मात्रा कम होती जाएगी, और जो मरीन लाइफ को चाहिए उसको जीने के लिए वो उसको नहीं मिल पा रहा, तो धीरे धीरे वो भी आपका इफेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये सब है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से रिलेटेड की बातें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द शिफ्ट इन द फार्मिंग रीजन। ऑफ कोर्स देखिए बेटा, हमारे पास ना तीन तरह के रीजन हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। लो एल्टीट्यूड रीजन, मिडिल दैट इज लैटिट्यूड रीजन, और उसके बाद आ जाता है दैट इज हाई एल्टीट्यूड लैटिट्यूड रीजन। ठीक है, तो होगा ये क्योंकि ऑब्वियस है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। इक्वेटर वाले साइड में तो आपको पता है टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ के जितनी भी जमीन होगी ना लगभग बंजर सी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, जिस चक्कर में जितने भी फार्मर्स होंगे अपनी फार्मिंग को अगर करना है तो उनको शिफ्ट होना पड़ेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, राइट? तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट है। सो देखिए बेटा, बात सिर्फ यही है, कहते हैं कि इन द नियर फ्यूचर द वार्मिंग ऑफ नियरली 3 डिग्री सेल्सियस विल रिजल्ट इन द पुअर yielding in the farms in the low latitude region, और therefore increase in the risk of the malnutrition, right? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द क्रॉप yield is expected to increase in the middle और द हाई लैटिट्यूड रीजन्स। इसके अलावा क्या है? Therefore, farmers will have to shift their farming regions from the low latitude to high latitudes, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा ऑफ कोर्स डिसीज बहुत ज्यादा फैलेगा।
आपने भी अब देखोगे कि बहुत जल्दी लोग बीमार पड़ जाते हैं जैसे मौसम में चेंज आता है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात आप जानते हो, होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ ये मॉस्किटोज की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो इनको गर्म वाला इलाका ना बहुत पसंद होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पे गर्म हो ना, इनको बहुत पसंद है। तो अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो ऑब्वियस क्या होगा, मैनी न्यू डिजीजेज विल emerge because the bacteria can survive better and they can multiply faster in the increased temperature. Number one, and it will extend the distribution of mosquito due to the increase in humidity level and their frequent growth in the warmer region. तो सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो बहुत ज़्यादा डिसीज, नए नए टाइप की डिसीज, अब देखो जैसे अब कोरोना की बात हम करते हैं, राइट। अब हम डिफरेंट डिफरेंट जो जो हमारे पास डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स बन रहे हैं आपके। तो ओमिक्रॉन जो लेटेस्ट चल रहा है, तो ये क्यों है, ये सब ना मानो ना किसी न किसी वजह से इन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है। ये जो चेंज आता है, जो क्लाइमेट में एकदम से चेंज आ रहा है, उन सब से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो मतलब बेसिकली कह सकते हैं अपने आप को म्यूटेंट बेसिकली बने हुए हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं वेरिएंट को, राइट। सो सिंपल सी बात ये है, देयर इज एन इंक्रीज इन द न्यू डिसीजेज एंड हीट रिलेटेड डेथ्स, ठीक है, हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फटाफट खत्म करते हैं बेटा। द चेंज इन द रीजनल क्लाइमेट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके आसपास का जो रीजनल क्लाइमेट है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। जो आपके लो ऑल्टीट्यूड में रहते हैं, ऑफ कोर्स उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात, जो नॉर्दर्न एरिया ना, हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ठीक है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करता हूँ द साउदर्न लैटिट्यूड के रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये सब चेंजेस आने वाले हैं। उसके बाद वेरिएबल चेंज इन द क्लाइमेट, क्लाइमेट में भी चेंज आपका आएगा, ये बड़ा आप आराम से रीड कर सकते हो। हम बार बार यही बारे बात कह रहा हूँ आपके लिए मैं। हाँ, ये थोड़ा अलग पॉइंट है कि एयर कंडीशनिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो बाहर का जब टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा होगा तो अंदर का टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली, राइट। एंड इसके अलावा है चेंज इन द सी लेवल। हाँ, ये वाली बात है जो मैं कह रहा था आपका, कि ग्लेशियर के पिघलने से पानी का लेवल हर बार 3.1 mm तो बढ़ ही रहा है हर साल, ठीक है। तो अगर उसका लेवल इस तरह बढ़ता रहा तो हरिकेन की वजह से या ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की वजह से जो कोस्टल एरिया में जितने भी आपकी बिल्डिंग्स या रोड्स हैं वो सब में फ्लड आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें बेटा आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने अब कोर्स तो देख लिया बेटा किस वजह से हो रहा है, अब ये भी देख लेते हैं कि कैसे उसको कितना हो सके मिनिमाइज हम कर सके। इसके लिए ना बेटा बेसिकली तीन बेसिक पैरामीटर या तीन बेसिक मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल मेजर आता है, उसके बाद हमारे पास आएगा इकोनॉमिक मेजर्स, लास्ट में आएगा पॉलिसी मेजर्स। तो हमने क्या करना है, अब एक एक करके उसको स्टडी करना है और उसके बारे में बात करनी है। जल्दी से खत्म करते हैं अब इस चीज को। देखिए बेटा शुरुआत होती है सबसे पहले टेक्नोलॉजी मेजर के साथ। देखिए आप भी जानते हैं कि हम ज्यादातर जो जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो ज्यादातर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, मतलब जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करती है। कोशिश ये करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें जस्ट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, इंस्टेड ऑफ कि हम फॉसिल फ्यूल्स से उसको जनरेट करें, राइट। तो जिसके अंदर कौन कौन आता है, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि लगभग हमारे ग्रीन हाउस के जो गैसेस की कहते हैं ना प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं से लगभग 21.3% होती है। तो अगर हमने इसको रोक दिया तो हमारा वैसे काफी कुछ बच जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे ट्रक हो गया, लॉरी हो गया, अब वो क्या करते हैं, वो फ्यूल को कंज्यूम करते हैं, फ्यूल से कंज्यूम करके धुआं बाहर निकालते हैं। लगभग 14% ऑफ द जो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस है वो यही प्रोड्यूस करते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना शुरू करें, और उन बैटरीज को चार्ज करने के लिए भी रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करें, नॉन रिन्यूएबल को नहीं। तो इस तरीके से आप अपना इस चीज को सेव कर सकते हो। इसके अलावा हम बायोचार स्टोव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है यार, देखो मोस्टली हम बायोमास का इस्तेमाल करते हैं, उससे निकलने वाली जो गैसेस होती है ना वो एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो अगर हम किसी तरह से बायोगैस को जला सके इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसके लिए जिस मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है वो है बायोचार स्टोव। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ एशेज बचती है, उसको जो चाहे तो दोबारा सैंड के अंदर दफन कर दो, वो तो उल्टा फर्टिलिटी बढ़ाएगा उस जगह की।
तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक मेजर्स के बारे में बाद में। रिफॉरेस्टेशन एंड सब्सटेंशियल यूज ऑफ लैंड। देखिए, आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, पॉपुलेशन एकदम से होने की वजह से, ऑफ कोर्स लगभग 90% की डिफॉरेस्टेशन हुई है। 90% ऑफ द डिफॉरेस्टेशन हुई है। तो अगर मुझे सब कुछ अपनी कंट्री को बेसिकली बचाना है तो प्लीज रिफॉरेस्ट करें, मेंटेन करें फॉरेस्ट हैबिटेट्स को। ठीक है, एंड ये जानने के लिए वहां पे हुआ कि नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। देयर लॉस मस्ट बी वेरीफाइड बाय द सैटेलाइट इमेजिंग बिफोर कंपनसेटिंग देम बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज। मतलब अगर कोई कहता ना कि हम अब लगा रहे हैं पेड़, हमने ये कर दिया, सैटेलाइट व्यू से देख लो भाई पहले क्या था बाद में क्या था, अगर किया है तो भाई इनको कंपनसेशन देनी चाहिए, राइट। तो एक तो ये तरीका। दूसरा है कि बाय द कार्बन टैक्स। अब कार्बन टैक्स क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो होती है, ऑफ कोर्स जो जब गैस एमिट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे आर प्रोड्यूसिंग, उस पर टैक्स लगा होता है जिसको बोलते हैं कार्बन टैक्स। तो इंडस्ट्रीज से कार्बन टैक्स लिया जाता है। तो ये इसलिए लिया जाता है भाई तुम कम यूज करो, कम मतलब एमिट करो कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि फिर आपको कम पेमेंट देनी पड़ेगी। नहीं दे रहे तो फिर पेमेंट देते जाओ। ठीक है, तो कार्बन टैक्स लगाकर भी इस पे थोड़ा सा रोक किया गया है। अब हम बात करेंगे बेटा अपने पॉलिसी मेजर की। देखिए, सबसे पहले तो है बेटा एजुकेटिंग चिल्ड्रन टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। मैं आपके लिए झूठ पढ़ूंगा ताकि आप इस चीज को समझें। सबसे पहले कहता है कि वी नीड टू एजुकेट चिल्ड्रन दैट जेन्युइन हैप्पीनेस लाइज इन अ लेस कॉम्पिटिटिव एंड मोर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब आपस में कंपटीशन करने के बजाय ना, जो आपके आसपास की सोसाइटी है उसकी जिम्मेवारियों को समझो। दैट्स अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। कंज्यूमिंग मोर एंड बाइंग मोर मस्ट नॉट बी द एम ऑफ लाइफ। वो आपके लाइफ का एम नहीं होना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं खाऊं या ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करूं, मैं ही चीजें सब खरीदूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक इकलौती लाइफ का मंत्रा नहीं है। फॉर ए सस्टेनेबल लाइफ वी मस्ट टेक फुल यूज ऑफ व्हाट वी हैव। जो भी हमारे पास है उसका फुल मतलब मजे लेने चाहिए, यू कैन से दैट। ठीक है, हर बार हम दूसरों को देख के बोलते हैं यार वो ज्यादा एंजॉय कर रहा हो, क्या पता वो भी दुखी हो किसी चीज से लेकर। ठीक है, तो जो आपके पास है उसमें खुश रहना चाहिए और अच्छे तरीके से रहना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ये मटेरियलिस्टिक गेन्स है ना, ये सब टेम्परेरी प्रेजर्स है, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो देखिए बेटा, लास्ट हमारा पॉइंट रह जाता है कि हमें जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए थ्रू द फैमिली प्लानिंग, वेलफेयर रिफॉर्म्स, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जो इसमें लिखा है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बात यह है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, देखिए 2012 में उसकी जो मतलब पॉपुलेशन थी 7.1 बिलियन थी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2050 तक वही होकर 9.15 बिलियन हो जाएगी। अब आपको पता है बेटा, जितने बंदे होते जाएंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज और उससे ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है? देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी कंट्रोल थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज फ्री एंड इजी एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग, welfare provision to encourage smaller family, empowerment of the women through education and freedom to choose their career. The reason is that बेटा, जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि एजुकेटेड जो वुमेन होती हैं वो ज्यादा कॉन्शियस होती हैं फैमिली को लेकर, अगर वो अपने एक कैरियर को चूज कर लेते, कैरियर कमिटमेंट को लेकर। ठीक है, सो आई होप बेटा आपको ये जो डी पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उसके कोज के बारे में, उसके हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में, और क्या क्या किया जा सकता है उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।